6 महीने की एक छोटी सी बच्ची, नाम है आरोही आहूजा। बेहद ही क्यूट और खूबसूरत सी छोटी सी बच्ची। लेकिन इसकी जो तलाशी अभियान है उसमें खाकी वर्दी वाले शहर के सबसे बड़े नाले के अंदर लाठी के जरिए, हाथों के जरिए आरोही आहूजा को नालियों में ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं कि किसी भी तरीके से 72 घंटे से ज्यादा जो एक बच्ची है लापता है, उसे खोजा जा रहा है नालियों के गुफाओं के अंदर। फिर एक पुलिस वाले के हाथ में आरोही आहूजा की लाश हाथ लगती है, उसके टुकड़े हाथ लगते हैं। एक एक टुकड़ों को बड़े ही ध्यान से उस नाली के अंदर से निकाला जाता है। एक ग्लास के जार के अंदर आरोही आहूजा के छोटे छोटे हाथ पैर की जो हड्डियां थी उन्हें रखा जाता है। आरोही आहूजा की खोपड़ी को उस जार के अंदर बंद करके रखा जाता है। अब जब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल उस बंद जार के अंदर जो लाश है एक छोटी बच्ची की, इसका असली कातिल कौन है? क्यों 72 घंटे से ज्यादा हो चुके थे इस बच्ची को गुमशुदगी होने के बाद और पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था कि बच्ची कहां लापता है। और अचानक से शहर की जो पुलिस है वो शहर भर में खोजने के बाद एक नाली के पास आकर क्यों एक बच्ची की तलाशी अभियान करती है और कैसे उसी जगह, उसी नाली के अंदर एक बच्ची की लाश मिलती है। बिल्कुल एक डिटेल रिपोर्ट आज हम आपके सामने पेश करेंगे और बताएंगे कि कातिल जो है कोई और नहीं बल्कि घर का ही एक सदस्य है जो जानबूझकर चाहता था कि इस बच्ची को फटाफट इसे रुखसत पाना चाहता था, उसे छुटकारा पाना चाहता था। और जो असली कातिल है वो सबसे बड़ा मेन कैरेक्टर इस कहानी का, जो शुरुआत में तो सबको लगा कि ये इस कहानी का दिशा ही बदल सकता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है पता लगता है कि जो कातिल है ये बड़ा ही निर्दयी है। कौन है असली कातिल, क्या था उसका मकसद और किस तरीके से उसे बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग की। लगातार 3 से 4 दिन हो चुके थे, पुलिस वालों को कोई लीड नहीं मिल रहा था। फिर पुलिस को एक सुराग मिलता है और कातिल उनके सामने बैठे बैठे अपना गुनाह कबूल कर लेता है। चलिए इस पूरी कहानी को तफसील से समझते हैं। 6 महीने की एक छोटी सी बच्ची आरोही आहूजा, उसको मारने के लिए उसे तड़पाया गया। यहाँ तक कि जब इस बच्ची की जो लाश है, जो टुकड़े हैं वो नाले से निकाले गए तो पता चला इस बच्ची को जिंदा ही नाले में फेंक दिया गया था ताकि ये तड़प तड़प के मर जाए और किसी को भनक भी ना लगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर की ये पूरी वारदात है साल 2014 की। 7 सितंबर 2014 को उस इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद जब राज खुला, जब कातिल का चेहरा सामने आया तो हर किसी के होश उड़ गए और सबने सिर्फ ये कहा कि आखिर कातिल ऐसा कैसे कर सकता है एक 6 महीने की बच्ची के साथ। ये तस्वीर देखिए, इनका नाम है रितु आहूजा। इनकी शादी हुई है सुशील आहूजा के साथ, जो कि एक सुपारी व्यापारी हैं, एक बिजनेसमैन हैं और अच्छा खासा इनका परिवार चल रहा था। इनके घर पे इनके सास ससुर हैं, इनके जो बेटे हैं 3 साल के यश और एक छोटी सी बेटी 6 महीने की आरोही, जिसकी तस्वीर आपने देखी, बेहद प्यारी है। अब ये जो पूरी वारदात है, जो पूरी कहानी है, ये कब सामने आती है? तो दरअसल होता कुछ ऐसा है कि 7 सितंबर 2014 को सिविल लाइन में एक जंक्शन कंपाउंड है, वहाँ पर जो घर बना है, वहाँ पर जो ऋतु हैं वो नहाने के लिए बाथरूम में जाती हैं। अपनी बच्ची को एक झूले पर लिटाकर आंगन में वो अंदर वॉशरूम में चली जाती हैं। जब वो बाहर निकल कर आती है तो वो देखती है बच्ची वहाँ पर नहीं है। अब ऐसे में पुलिस को बुलाया जाता है कि भाई बच्ची नहीं मिल रही। अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो क्या कहानी निकल कर आती है वो समझिए। अब सबसे पहले जो पिता हैं वो पूरी कहानी क्या बताते हैं। सुशील आहूजा पुलिस से कहते हैं कि देखिए, मेरी बेटी 6 महीने की है, मेरा एक 3 साल का बेटा है और रोज़ की तरह मैं सुबह उठा, घर में थोड़ी सी साफ़ सफाई की और फिर मैं रोज़ काम पर जाता हूँ। लेकिन कल ही मेरी माँ जो है नासिक से लौट कर आई हैं, तो मैं करीब 7:15 बजे उठा। तब मैंने देखा कि मेरा छोटा बेटा यश, मेरी बच्ची आरोही और मेरी पत्नी सो रहे हैं। मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मैं सीधे अपनी माँ से मिलने गया। माँ से मिलने के बाद दरअसल उस रोज़ मेरा सत्संग में ड्यूटी लगी हुई थी और काम ये था कि जो वहाँ पर लोग आते हैं, जो सेवा करने आते हैं गुरुजी की, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना कार के ज़रिए। तो मैं इसी काम के लिए अपने बेटे यश को लेकर, अपनी माताजी को लेकर घर से निकल जाता हूं और सीधे सत्संग में पहुंच जाता हूं। और लगातार मैं 3-4 बार ऐसा ही करता हूं। जो लोग आए थे, जो यात्री वहां पर आए थे, उनको आश्रम पहुंचाना, आश्रम से ले जाना, ये काम मैं कर रहा था। अब इधर 8:10 पर कुछ ऐसा होता है कि इनके फ़ोन की घंटी बजती है, लेकिन वो फ़ोन इनसे मिस हो जाता है। फिर 9:30 हो जाते हैं और 9:30 के बाद जब
सुशील आहूजा अपने घर पर पहुंचते हैं, वापस अपने घर आते हैं, तब इनकी जो पत्नी है ऋतु आहूजा वो बेहद घबराई होती है, पसीना पसीना होती हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ बिलख बिलख कर रो रही होती हैं। इसके बाद सुशील अपनी पत्नी से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। तब ऋतु बताती हैं कि मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की थी, आपने उठाया नहीं। हमारी जो बच्ची है आरोही, उसका कुछ पता नहीं चल रहा, वो कहीं नहीं मिल रही। सुशील उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने कहाँ उसे लास्ट टाइम देखा, क्या हुआ था, कहीं किसी के साथ कोई लेकर तो नहीं चला गया, किसी के पास तुमने छोड़ तो नहीं दिया, तुम भूल तो नहीं गई। कई सारे सवाल जो हैं सुशील करते हैं। तब ऋतु बताती हैं कि मैं दूसरी कार से उसे घुमाने के लिए ले गई थी सुबह, जब आप निकल गए थे तो मैं और बेटी ही घर पे अकेले थे। मैं उसे घुमाने के लिए ले गई, थोड़ा टाइम पास किया मैंने भी, और उसके बाद जब मैं घर आई तो मुझे नहाना था। मैंने बेटी को झूले पर लिटाया और मैं वॉशरूम चली गई। 10-15 मिनट ही मुझे हुए थे कि जैसे मैं वॉशरूम से बाहर आती हूँ, मैं देखती हूँ झूले पर बेटी नहीं है। अब ये सुनने के बाद सुशील की भी हालत ख़राब होती है। उसे लगता है कि आखिर उसकी बच्ची जो 6 महीने की आरोही है वो आखिर चली तो कहाँ गई, वो खुद चल नहीं सकती। ऐसा कोई शख्स और घर में मौजूद नहीं था जो उसे घुमाने ले जाए। बाहर से कौन सा शख्स आया, कौन बेटी को ले गया, किसी से दुश्मनी। सुशील जो है उस वक्त पूरा दिमाग लगाते हैं, और जो माँ ऋतु है वो भी बेहद परेशान होती है। वो भी हर तरह से कोऑपरेट करती है, पूछने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि जो माँ की हालत थी वो ऐसी थी कि समझो वो अभी, मतलब आप ये समझिए कि एक माँ के कलेजे पर क्या बीत रही थी कि वो अभी बेहोश हो जाए। लेकिन किसी भी तरीके से जो ऋतु है वो घर के बाहर जाती है, हर जगह छानबीन करती है, पड़ोसियों से पूछती है। हर तरफ पूछने के बाद जब माता पिता परेशान होते हैं तो सीधे पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस को पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और तब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। ऐसे में पुलिस की टीम पड़ोसियों से पूछताछ करती है, रिलेटिव से पूछताछ करती है, माँ बाप से पूछताछ करती है, और हर एक जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को समझ में आता है कि देखो बच्ची जो है खुद तो जाएगी नहीं, आखिर उसको कोई ले तो गया ही है, किसी ने झूले से उसे उठाया है। सबसे पहले पूछताछ की जाती है कि आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं, क्योंकि आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। माँ से पूछा जाता है कि आपकी कोई ऐसी रिलेटिव तो नहीं जो आपसे जलते हों, जो पैसों से लेके आपको जलते हैं। कोई ऐसा हिंट दीजिए जिससे हमें पता लगे कि बच्ची को कोई शख्स यहाँ से किडनैप करके ले गया है। अभी तक कुछ नहीं पता लग रहा था पुलिस को। पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उस छोटी सी बच्ची को ढूंढना। पूरी तरीके से एक किडनैपिंग का जो केस था वो मजबूत हो गया था, बना हुआ था, और पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई थी। पुलिस को इंतज़ार था कि आने वाले वक्त में कोई कॉल आएगा जो फिरौती मांगेगा, लेकिन पूरा एक दिन बीत जाता है, फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आता। दूसरा दिन भी बीत जाता है, एक भी कॉल नहीं आता घर में, ना माँ के पास ना पिता के पास, कोई बच्ची के लिए फिरौती नहीं मांगता। तीसरा दिन बीत जाता है, तब भी फिरौती का कोई कॉल नहीं आता। अब इधर पुलिस की हालत ख़राब, पूरा जो जबलपुर का जो पूरा एरिया था, जो उस इलाके में जितने लोग थे, आक्रोश में आ जाते हैं कि एक बच्ची नहीं मिल रही। पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी है और वेट कर रही कि कोई कॉल करे, कोई रैंसम, कोई पैसे मांगे, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब पुलिस का दिमाग ठनकता है और पुलिस को शक होता है कि बच्ची का शायद मर्डर कर दिया गया है। जो केस अब तक किडनैपिंग का था वो पुलिस के दिमाग में अब एक हत्या का केस बन चुका था। लेकिन फिलहाल पुलिस को किसी भी तरीके से आरोही को ढूंढना था। ऐसे में पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो पहले से उसके पीछे लगी थी, वो लगातार उनके जितने भी उस घर से लेकर उस इलाके से लेकर जो सीसीटीवी लगे हुए थे उन सब का जांच पड़ताल शुरू करती है, सारी फुटेज को निकालना शुरू करती है। और ऐसे में जो पुलिस है वो घर के पास तो कुछ नहीं उसे मिलता, लेकिन घर के आसपास इलाका जहाँ जहाँ पुलिस को शक था कि ऐसा हो सकता है, इस एरिया में हो सकता है, तो उन जो ऋतु आहूजा थे उनके घर के आसपास तो कोई ऐसा सीसीटीवी नहीं था। लेकिन कुछ दूरी पर गली पार करके एक सीसीटीवी फुटेज था, उससे जोड़ते हुए पुलिस आगे एक ब्यूटी पार्लर के सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच जाती है, जिसके दोनों साइड से सड़क जाती थी। अब वहां पर दोनों तरफ का सीसीटीवी फुटेज था, दोनों तरफ सीसीटीवी लगा था पार्लर के। अब पुलिस जो है उस पार्लर तक पहुंचती है, वहाँ से उनसे बात करती है, कहती देखिए एक ऐसा केस हो गया है, आप जानती होंगे, और हमें आपके इस कैमरे में जो भी चीज़ कैप्चर हुई है दोनों साइड रोड के, वो हमें फुटेज चाहिए। महिला कॉपरेट करती है जो ब्यूटी पार्लर की होती है, और इसके बाद पुलिस के हाथ लगता है एक ऐसा सुराग जिसके बाद कातिल का एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसकी तस्वीर सबको झकझोर के रख देगी। पुलिस के हाथ में लगता है एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ तौर पे दिखता है कि एक स्कूटी है, उस पर एक जो शख्स है वो बैठा हुआ है, बैठी हुई है। पुलिस पहले जांच नहीं पाती कि वो महिला है या पुरुष है, पूरा चेहरा ढका हुआ है
और करीब 10 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच का पूरा जो फुटेज है उसमें दिखता है कि 7 सितंबर को 2014 जो साल था उसमें 8 से 11 बजे के बीच एक सीसीटीवी वहाँ माफ़ करिए एक स्कूटी वहाँ से गई है और एक स्कूटी वहाँ से वापस भी आई है। और जब स्कूटी उधर से गुजर रही है यानी जा रही है तब तो एक थैला है और थैले से जो बच्ची का फेस है आरोही आहूजा का वो आधा दिख रहा है। लेकिन जब वही स्कूटी वापस आ रही है तो बच्ची का फेस नहीं दिख रहा था और थैला भी मौजूद नहीं था। अब पुलिस फौरन उस सीसीटीवी फुटेज को रखती है और परिवार वालों के पास ले जाती है और कहती है ज़रा देखिए क्या आप इस शख्स को इस स्कूटी पर सवार जो है उसे पहचानते हैं। और इसके बाद परिवार वाले जब वो तस्वीर देखते हैं बेहद जूम किया जाता है हर एक चीज़ देखी जाती है कपड़े मिलाए जाते हैं तब पता लगता है कि उस स्कूटी पर मौजूद एक महिला है और वो महिला कोई और नहीं बल्कि ऋतु आहूजा हैं, आरोही आहूजा की माँ। वही माँ जो बिलख रही थी तड़प रही थी बार बार कह रही थी कि किसी भी तरीके से मेरी 6 महीने की बच्ची को ढूंढ कर लाओ। पूरे मोहल्ले में एक तरीके से वो खुद घर घर जाकर ढूंढ कर आई थी और उस सीसीटीवी फुटेज में वही कैप्चर होती है स्कूटी पर सुबह करीब 8 बजे अपनी बेटी को थैले में भरकर ले जाती हुई। लेकिन 9:45 पर जब वो वापस लौट रही हैं उस पार्लर के सीसीटीवी फुटेज में वो जब कैप्चर होती हैं तो वो थैला गायब होता है, बेटी वहाँ पर नहीं होती, वो थैला भी नहीं होता। अब पूरा का पूरा शक चला जाता है माँ के ऊपर। इसके बाद पुलिस के सामने एक शख्स था, बच्ची गायब थी, बच्ची का कुछ पता नहीं था और सीधे तौर पर ऋतु आहूजा को पुलिस डिटेन करती है और उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। इसके बाद एक बेहद चौंकाने वाली कहानी सामने आती है। पता लगता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि माँ ही है। अब कैसे पता लगता है, माँ ने ये कत्ल क्यों किया, अपनी 6 महीने की बेटी को कैसे मार दिया, ये पूरी जो वारदात है जो पूरी कहानी है अब आप उसे एक एक करके समझिए। देखिए जो रीतू है एक बीमारी है और इस बीमारी से वो ग्रसित थी। मैं बताऊंगा उस बीमारी के बारे में, लेकिन आप उससे पहले जानिए कि जो माँ है और माँ तक पहुंचने के लिए पुलिस को कितने पापड़ बेलने पड़े। जब पहली बार जो रीतू गिरफ्तार होती है तो पहले तो आनाकानी करती है कि देखिए मुझे नहीं पता कि आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया और बहुत गलत कर रहे हैं। पुलिस ने पूछा कि ठीक है अगर हम गलत करें तो आप हमें बताइए कि सही चीज़ें क्या हैं, आपकी उस रोज़ की एक एक कहानी आप बताइए। अब एक ही सवाल को अगर आप बार बार पूछेंगे तो जो सच्चाई होगी तो कभी बदलेगी नहीं। लेकिन माँ रीतू की जो कहानी है उसमें हर बार एक कोई नया पेच आ जाता है, हर बार कोई ना कोई अलग चीज़ें जुड़ जाती हैं, अलग सेगमेंट जुड़ जाता है। पुलिस को शक हुआ कि माँ रीतू जानबूझकर कोई चीज़ें छुपा रही हैं। फिर पुलिस ने अपना तरीका आजमाया। फिर उसके बाद माँ रीतू ने एक ऐसी सच्चाई बताई कि थाने के अंदर बैठे जितने भी अफसर थे वो 4 से 5 कदम पीछे चले जाते हैं। कहानी क्या थी? दरअसल माँ रीतू ने बताया कि देखिए जो मेरा जो बेटा है, जो बड़ा बेटा है, उसकी उम्र है 3-3.5 साल के आसपास है और जो अभी बेटी पैदा हुई है वो महज 6 महीने ही हुए हैं। और जब से बेटी पैदा हुई है वो अपने बेटे पर ध्यान नहीं दे पा रही है। बेटी अक्सर रोया करती थी और उन्हें लगता था, माँ रीतू को लगता था कि इस बेटी का देखभाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और अपनी बेटी पर वो ध्यान नहीं दे पा रही हैं। और रोने की वजह से जो माँ रीतू है उसे दिक्कत होने लगी, उसे परेशानी होने लगी, चिड़चिड़ापन महसूस होने लगा और इसलिए उसने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब आने वाले समय में वो अपने दोनों ही बच्चों पर समय नहीं दे पाएगी। क्योंकि जो फासला था 2 बच्चों के बीच में वो 3 साल का था, तो दोनों ही बच्चे छोटे थे और दोनों को संभालना मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए माँ रीतू ने बड़ा ही आसान तरीका समझा कि अपने बच्चे को एक सब्जी ले जाने वाले बैग के अंदर उसे रखो, उसे स्कूटी पर टांग कर लेकर जाओ और वहां से वो जाती है रामपुर वाले इलाके में और देखती कि आसपास कोई नहीं है, सुनसान इलाका है, जंगल है आसपास। वो अपने 6 महीने जिस बच्ची को उसने अपने कोख में 9 महीने रखा, बड़े प्यार से उसे पाला, 6 महीने ही हुए थे, उस बच्ची को, रोती हुई बच्ची को उठाकर वो उस नाले के अंदर फेंक देती है। और फेंकने के बाद उस वक्त जो बच्ची थी रो रही थी, चिल्ला रही थी। उस नाले के अंदर सोचिए जानवर भी हो सकते हैं, कचरा था, गंदगी थी, वो जिंदा थी उस वक्त। और एक माँ अपनी बच्ची को सिर्फ ऐसी करके देख रही कि कहीं उसके पास कोई और चीज़ें तो नहीं है, क्या वो जिंदा बच सकती। जब उसने सुनिश्चित कर लिया कि जो आवाज़ है बच्ची की रोने की वो आसपास के लोगों तक नहीं पहुंचेगी, बहुत सुनसान इलाका है, तब उसने फैसला किया कि ठीक है मैं अपनी स्कूटी स्टार्ट करती हूँ और दोबारा उस रास्ते पे से अपने
घर चली जाती हूँ। वो एक बार भी मुड़कर अपनी 6 महीने की दूध मुही बच्ची को पीछे मुड़कर नहीं देखती, उसकी आवाज को नजरअंदाज कर देती है इस उम्मीद में कि इस रोने की आवाज से वो हमेशा के लिए आजाद हो गई है। अब घर में कोई ऐसा बच्चा नहीं है या बच्ची नहीं है जो रोएगा, जिससे उन्हें तकलीफ होगी, उनके रातों की नींद हराम होगी। अब कोई ऐसा करने वाला नहीं है और इसी मकसद के साथ, मन में खुशी के साथ वो वापस अपने घर में चली जाती है। घर में रहने के आधे से 1 घंटे बाद जब इस माँ रीतू को होश आता है, उसे याद आता है कि उसने क्या चीजें की हैं, तब वो बिलखती है, बिलबिलाती है, पसीने आ जाते हैं पूरे शरीर में। तब उसे लगता है कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब इस पाप को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए वो एक के बाद एक कई झूठ बोल देती है। एक झूठ छुपाने के लिए वो 100 झूठ बोलने को तैयार थी और इसीलिए उसने कहानी बनाई कि मेरी बेटी को कोई किडनैप करके ले गया है, मेरी बेटी की चोरी हो गई है, पता नहीं कौन आया था, सारी चीजें, तो तमाम जो चीजें होती हैं। इसके बाद पुलिस की बारी थी कि जो लड़की है, जो बच्ची है, जो मिली है नाली के अंदर से, वो क्या आरोही आहूजा ही है। तो इसके लिए बाकायदा फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें मिली हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। नाले की से जो लाश मिली थी उसके अवशेष या जो हड्डियां थी, जो खोपड़ी थी, वो सब गल चुके थे। नाले का पानी इतना गंदा था कि उसने बच्ची की लाश को 3 दिन के अंदर ही गला दिया था, अलग अलग टुकड़े हो चुके थे। और यहां तक कि पता चला कि उसके अंदर से क्या क्या चीजें मिली हैं। मौके से पुलिस को चांदी का लॉकेट मिला, जो कि परिवार ने माना कि हाँ हमारी बच्ची का ही है। बच्ची की फ्रॉक मिले हैं, वही फ्रॉक जिसकी तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वही फ्रॉक पुलिस को मौकाए वारदात या कहें उस क्राइम सीन से मिला, जिस सीन से उस बच्ची को हमेशा के लिए रुखसत कर दिया गया इस दुनिया से। पुलिस ने परिवार वालों को चीजें दिखाई और हर एक चीज की पहचान हो पाई। अब आंखों से देखी हुई चीज को आप कितना सच मानेंगे, इसलिए बकायदा उसकी फॉरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट लाया गया। तब जाकर हर एक तरीके से, फुल प्रूफ तरीके से पता लगा कि जो बच्ची है आरोही आहूजा है, इसकी हत्या कर दी गई है और हत्या के पीछे सिर्फ और सिर्फ मां रीतू ही है। अब आपने है जो आपको कहानी बताई, ये कहानी का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है? कोर्ट के सामने ऋतु आहूजा ने भी कई कहानियां बताई हैं। उन कहानियों के मुताबिक जब बच्ची लापता हुई तो सबसे पहले जो ऋतु आहूजा है उसने एक आरोप दर्ज किया पुलिस वालों के सामने कि मेरे ससुराल वालों ने ही मेरी बच्ची को मौत के घाट उतारकर उसे कहीं गायब कर दिया गया है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चीज थी कि एक तरफ तो शायद इनकी कहानी अटपटी लग रही है और दूसरी तरफ जो माँ है वो अपने ससुराल वालों पर आरोप मढ़ रही है। बकायदा जो माँ रीतू है उसने कोर्ट में जाकर ये चीजें बताई हैं कि पुलिस वाले मुझे करंट लगाते हैं, करंट लगाकर मुझे अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहते हैं। मुझसे बकायदा एक सफेद कागज पर साइन करवाया गया ताकि वो मन मुताबिक कुछ भी उसमें लिखवा लें और मैं यहाँ पे सिग्नेचर कर दूं। इसके बाद क्योंकि पुलिस ने बहुत सारे साक्ष्य जुटा चुके थे, एविडेंस मिल चुका था, लेकिन जो आरोही की जो माता है ऋतु आहूजा, वो जो कहानी बता रही है वो भी आपको सुनने और समझने की जरूरत है। अब वो आगे बहुत सारी चीजें बताती हैं जिसको ध्यान से सुनिए। ऋतु आहूजा आगे ये कहती हैं कि देखिए जो मेरे ससुराल वाले हैं, जब बच्चा पैदा हुआ तो कोई गम नहीं था, सब में खुशी थी, लेकिन जिस रोज से आरोही पैदा हुई मेरे ससुराल वालों की जो रवैया था वो बिल्कुल बदला बदला सा रहने लगा। वो मुझसे बात नहीं करते थे, मुझसे नाराज रहते थे और यहां तक कि जब मैं इनके आदतों से परेशान हो चुकी थी तो ऋतु का कहना है कि वो जबलपुर चली जाती है अपनी माँ के पास, अपने मायके में रहने, दोनों बच्चों को लेकर 1.5 से 2 महीना वहां पर रुकती है। लेकिन ससुराल वालों की तरफ से मायके में कोई नहीं आता, जैसे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि 1-2 छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ उन्हें लेकर चली गई है। तो यहां तक कि ससुराल वाले भी थे, उन्हें भी शक होता है कि शायद ये जो कहानी है इसमें कुछ दिक्कतें हैं। तो जो सास है, जो मामा है जो लड़की के, वो खुद ससुराल लेके जाते हैं वापस। वहां पर उन्हें कहते हैं कि ठीक है ये आपकी बीवी है, इनको रखिए साथ में। जब मायके से जब ससुराल जाया जाता है तो जो खुद लड़की की माँ, उनका कहना था कि देखिए माँ ससुराल पहुंच के उन्हें लगा कि जब से बच्ची पैदा हुई है ससुराल वालों की जो रुख है वो बेरुखी की तरफ ज्यादा है, वो बच्ची को पसंद नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है कि बहुत बड़ा पाप हो गया है और कहीं ना कहीं इस बच्ची से छुटकारा पाने के लिए लड़के वालों ने ही दबाव बनाकर पुलिस वालों की तरफ से मेरी बेटी को फंसाया है। अब इस तरीके के दावे
किए गए, किसकी तरफ से, मायके वालों की तरफ से ससुराल पक्ष के लिए। लेकिन कहानी में जो सबसे बड़ा जो सबूत बनके सामने आया वो था फॉरेंसिक की जो जांच रिपोर्ट। फॉरेंसिक ने बहुत तरीकों से बताया कि इस हत्याकांड के पीछे सिर्फ और सिर्फ मां का हाथ है। लेकिन यहां पर जो जज साहब है, जो इस पूरी कहानी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए भी सबसे बड़ी समस्या कि इस चीज में सजा कैसी दी जाए। तो मैं बिल्कुल हूबहू जो उनकी जजमेंट था वो पढ़ के आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि देखिए, मकसद का सबूत उपलब्ध नहीं है, मतलब मकसद का जो इरादा है वो नहीं है। हत्या के मामले में मकसद का अभाव आरोपी को अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियों की कड़ी को नहीं जोड़ता है, ना ही यह अभियोजन पक्ष के मामले के खिलाफ है। मतलब कहीं ना कहीं जो भी कहानी जो पुलिस वाले कह रहे हैं वो किसी भी तरीके से हत्या के लिए जो मकसद होना चाहिए, एक जो गुस्सा होना चाहिए, वो एक मां के अंदर दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन पुलिस जो जज साहब वो आगे कहते हैं कि इस पूरे साक्ष्य में, इस पूरे हत्याकांड में मकसद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि यहां हमेशा आरोपी के दिमाग में बंद रहता है और अब कभी कभी इसे झेलना या खोलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अपराध के मकसद का पता लगाने में विफलता इसका अस्तित्व ना होने का संकेत नहीं देता है। मतलब जज साहब ने कहा कि देखिए कि मकसद तो समझ में नहीं आ रहा कि इसका मकसद क्या है, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ जो हत्यारा है उसके दिमाग की उपज है, उसके दिमाग के अंदर बंद रहती है, जो ना चाहती वो भी कभी बाहर नहीं आएगी। लेकिन इस बीमारी को भी एक नाम है, इस बीमारी का नाम है पोस्टपार्टम डिसऑर्डर। पोस्टपार्टम डिसऑर्डर एक अंग्रेजी शब्द है और इसका मायने समझना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। ये जो डिसऑर्डर है एक तरीके से डिप्रेशन की बीमारी है। जब भी बच्चा जन्म लेता है, महिला को लगता है कि वो एक तरीके से उसके बाल झड़ रहे हैं, वो पहले जैसी नहीं रही है और इस डिप्रेशन से उसे उबरने में वक्त लगता है। लेकिन जो ऋतु आहूजा जैसी जो माँ है वो इस डिप्रेशन में इस तरीके से खो जाती हैं, इस तरीके से उन्हें लगता है कि इस बच्ची की वजह से उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। जिस तरीके से शुरुआती जांच में ऋतु आहूजा ने कहा कि बच्ची बहुत ज्यादा रोती है, इस चीज से वो परेशान हो चुकी हैं कि घर में दो दो छोटे छोटे बच्चे हैं और ऋतु आहूजा अपनी बेटी की वजह से अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है या आगे नहीं दे सकती हैं। और इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बच्ची को ही अगर रास्ते से हटा दिया जाए तो उनके पास वक्त ही वक्त होगा और अपने इस डिप्रेशन से वो बाहर आ सकती हैं। और इसलिए उन्होंने अपनी दूध मुही बच्ची को मौत के घाट उतारकर नाले में फेंक दिया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो ऋतु आहूजा फिलहाल के लिए जेल में बंद है, लेकिन इस पूरे केस स्टडी से हम सबको ये सबक लेना चाहिए कि जिस तरीके से समाज में जो माहौल बनता है कि एक बच्ची ने जन्म ले लिया, हमें उससे क्या मतलब है, बहुत बड़ा पाप हो गया है। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़िए, दुनिया बहुत बदल चुकी है, पहले की तरह नहीं है कि बच्चे आपसे दूर चली जाएंगी, कल को शादी हो जाएगा, आपका घर छोड़कर चली जाएंगी। कितने ही केसेस ऐसे आते हैं। हाल ही में आपको केस बता दूं, 48 सालों से एक बाप जेल की सलाखों के पीछे बंद था। किसने बचाया उस बाप को? बचाने वाला कोई और नहीं था, दोनों बेटियों ने अपनी जी जान लगाकर अपने पिता को उस जेल की सलाखों से, झूठे केस से बचाकर वापस लेके आए हैं। उस बाप की उम्र 104 साल है, उसके बेटी भी थे, लेकिन बेटों ने अपने बाप को उसी के हाल में छोड़ दिया। लेकिन वो बेटियां ही थी जिन्होंने अपने बाप की जिंदगी बचाई। और बाप किसके साथ रह रहा है? बाप अपने घर पे भी नहीं रह रहा। जिस बेटी को पाल पोस के बड़ा किया उस बेटी के साथ भी बाप नहीं रह रहा है। बाप किसके साथ रह रहा है? अपनी बेटी और अपने ही जो उसके पति हैं, हस्बैंड के साथ। बेटी के घर में एक बाप रह रहा है और किसी को भी इससे दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में आप समझिए दुनिया बहुत बदल चुकी है, दुनिया खुदगर्ज हो चुकी है। अगर आप ऐसी छोटी छोटी मानसिकता को लेकर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करेंगी। और इस पूरे केस में जिस तरीके से जो डिसऑर्डर है, डिप्रेशन की जो बीमारियां होती हैं, इससे उभरने की और इसे समझाने की, परिवार को एक साथ लेके चलने की भी एक समझ होनी चाहिए कि जब माँ है उस माँ की देखभाल भी उतनी ही ज्यादा करनी चाहिए, उन्हें उनके हाल में नहीं छोड़ देना चाहिए। जिस तरीके से घर में दो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, तो क्या किसी परिवार वालों ने भी सहानुभूति जताई? क्या किसी परिवार वालों ने सोचा कि बच्चे को भी संभाला जाए? एक माँ क्या क्या करे? और कहीं ना कहीं इस केस स्टडी से बहुत सारी चीजें समझ में भी आती है और लोग इससे सीखना भी चाहिए कि इस तरीके की चीजों से किस तरीके से बच सकते हैं। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।